आज हम जानेंगे धरती पर जीवन की शुरुआत की कहानी। अब तक साइंस की थ्योरी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स अपनी ओरिजिन से लगातार अभी तक फैलता चला जा रहा है। आंखों से न दिखाई देने वाले एक छोटे से बिंदु में विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे आग के गोले के समान अभी तक जल रहे हैं। उसी में एक तारा है सूर्य, जिसकी असीम ऊर्जा से हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव हुआ। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्ट्रॉइड के टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से चांद बना और चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग और चांद ही कारण बना धरती के रोटेशन, रिवोल्यूशन और ग्रेविटेशन में बैलेंस का, जिसके कारण धरती पर जीवन के अनुकूल माहौल तैयार हुआ। जिस टक्कर से चांद बना था उसी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसी वजह से धरती को एक नई चीज मिली थी और वह था मौसम। इस प्रकार धरती पर जीवन के अनुकूल माहौल तैयार होने लगा। आज से 460 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि पानी तरल स्थिति में भी नहीं रह सकता था और इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता था। ये भाप ऊपर जाकर पानी के बादल बना देते थे और कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण पानी वापस बारिश के रूप में फिर से धरती पर आ जाता था। इस प्रकार यह प्रोसेस कई सालों तक लगातार चलती रही और इस प्रकार इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस लगातार रिपीट होने के कारण अर्थ का टेम्परेचर लगातार कम होता चला गया। आज भी अर्थ के कोर में लावा इसी कारण से है। उस समय दो बातें रही जिसके लिए हम केमिकल इवोल्यूशन को लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। फर्स्ट वाटर एंड सेकंड टेम्परेचर। हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर और टेम्परेचर जरूरी होता है। उस समय केमिकल रिएक्शन से मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, इन सभी के केमिकल फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशंस बनी। इन सभी के फॉर्मेशन के बाद अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड बना और उस समय यह अर्थ पर लाइफ का पहला सिंबल बना। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केमिकल फॉर्मेशन का ऐसा बीज पड़ा जिससे कि जीवन की शुरुआत होनी थी। इस प्रकार जीवन की सबसे छोटी इकाई जिसे सेल कहते हैं, इस सेल के फंडामेंटल इंग्रेडिएंट का बनना शुरू हुआ। इस प्रकार आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड बनने लगे। यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब ने आपस में केमिकल रिएक्शन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। शुरुआत में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने जिन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के समूह से पहली बार जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद ऐसे एग्रीगेट्स बने जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते थे। इन्हें कोएसर्वेट्स कहा जाता है। इन कोएसर्वेट्स के पास ग्रोथ और डिवीजन की क्षमता थी। अब इन कोएसर्वेट्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लिक एसिड ने कोएसर्वेट्स पर राज किया और सेल जैसे स्ट्रक्चर को बनाया। इसे प्रोटोबियन कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मिलने से न्यूक्लियोप्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। इन मैक्रोमोलिक्यूल्स में फ्री लिविंग जीन्स आए। इस प्रकार कई फ्री जीन्स ने मिलकर एक सिंगल लार्ज यूनिट को बनाया। पहली बार वायरस बना जिसे प्रोटोवायरस कहा जाता है। ये वायरस उस समय समुद्र में सरवाइव कर गए क्योंकि उस समय समुद्र में प्रोटोप्लाज्म जैसा एनवायरनमेंट था और इन प्रोटोबायंस ने एंजाइम्स का निर्माण करके पहली बार सेल को जन्म दिया। इस प्रकार जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी सेल का जन्म हुआ। यहाँ पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी सेल के रूप में। इसमें शुरुआती तौर पर सबसे पहले बहुत ज्यादा सिंपल सेल्स बनी जिससे बैक्टीरिया में होता है और इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई। इन प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस और साइनोबैक्टीरिया बने। फोटोसिंथेसिस के बाद में इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की और इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति शुरू कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था और इस ऑक्सीजन ने समुद्र में मौजूद आयरन से रिएक्शन किया जिसके कारण महासागरों की तली में अपार मात्रा में जंग इकट्ठा होने लगा और समय के साथ साथ इसने ठोस चट्टानों का रूप लिया। इस तरह से समुद्र में चट्टानें बनने लगी। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए कोई आयरन नहीं बचा था, ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। इन्होंने इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनाई कि पूरा महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया। इस तरह से ऑक्सीजन ने अब यहाँ कहानी बदल दी थी। धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुँच गया और ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर भी बनने लगी जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाने का काम करती है। इस प्रकार जीवन के अनुकूल माहौल पृथ्वी पर और महासागरों में तैयार होने लगा। शुरुआत में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आए लेकिन ये बहुत दिनों तक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाए क्योंकि सेल्स को अपनी मेटाबॉलिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अपना साइज बढ़ाना पड़ा। क्योंकि सेल्स का इस तरह से साइज बढ़ाना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए सेल्स ने अपने अंदर सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी डेवलप की और इस प्रकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। डिफरेंट सेल्स में वर्क का डिवीजन होने लगा। समय के साथ मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स बने। धीरे धीरे समय के साथ ये इन्वर्टिब्रेट्स जॉलेस फिश के रूप में आए। इसके बाद समुद्र में सी वीड्स और प्लांट्स एग्जिस्टेंस में आए। फिर धीरे धीरे समय के साथ अर्थ पर भी प्लांट्स आए। जहां एक और समुद्र में इन्वर्टिब्रेट्स डेवलप हो रहे थे, वहीं प्लांट्स ने अर्थ पर आकर अपनी संख्या को बढ़ाया और इस प्रकार इन्वर्टिब्रेट्स का लैंड पर सर्वाइवल के लिए लाइफ सर्वाइवल एनवायरनमेंट तैयार किया।
समय के साथ कुछ ऐसी मछलियां आई जिनका लंबा मुंह और स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, और ये मछलियां कुछ समय के लिए पानी से बाहर लैंड पर आकर और फिर वापस पानी में चली जाती थी। इस प्रकार पानी में रहने वाली मछलियों के लिए यह एक ट्रांजिशन फेज था, जिसमें इन्होंने पहली बार लैंड सर्वाइवल को फील किया, और यही मछलियां आगे चलकर लोब फिश बनी। और ये लोब फिश पहली बार फिश के रूप में एम्फीबियन बनी, यानी ये वो फिश थी जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकती थी। इस प्रकार समय के साथ साथ धीरे धीरे एम्फीबियंस का डेवलपमेंट होता चला गया। इस तरह जमीन पर जंतुओं के विकास की शुरुआत हो गई, और समुद्र से बाहर समय के साथ साथ धीरे धीरे एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स और मॉडर्न एम्फीबियंस बने। ये अंडे देने वाले एम्फीबियंस थे। एक और जहाँ एम्फीबियंस एडॉप्टेशन को कम्प्लीटली डेवलप नहीं कर पाए, वहीं दूसरी ओर रेप्टाइल्स सभी जगह फैल गए। वहीं ये कम्प्लीटली ज्यादा से ज्यादा एडॉप्टेशन को डेवलप कर पाए। इस प्रकार रेप्टाइल्स के एग में भी इस तरह का एडॉप्टेशन आ गया कि ये लंबे समय तक सूखते नहीं थे और इनका लिक्विड अलाइव बना रहता था, क्योंकि इनके एग के आसपास मोटी शेल बनी होती थी। और यही कारण रहा कि ये सभी जगह सर्वाइव होते चले गए। इस प्रकार कई सालों के डेवलपमेंट में रेप्टाइल्स ने अपने आप को अलग अलग शेप और साइज में इवॉल्व किया, और धीरे धीरे ये पूरी अर्थ पर फैलते चले गए। इसके बाद कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हुए जो फिर से पानी में चले गए, और इस प्रकार वे समुद्र में जाकर सर्वाइव करने लगे। अब यहाँ से एक तरह से डायनासोर युग की शुरुआत हो गई थी। ये समुद्र में रहने वाले पहले डायनासोर थे जो थियोसोरस कहलाए। जमीन पर रहने वाले रेप्टाइल्स जो साइज में बहुत बड़े थे वे डायनासोर्स कहलाए। इनमें भी सबसे बड़े आकार के डायनासोर टायरेनोसोरस कहलाए। इनकी हाइट लगभग 20 फीट से भी अधिक थी, और इनके दांत नुकीले थे। जहाँ एक और टाइनोरोसोरस जमीन पर खतरनाक होते चले जा रहे थे, वहीं पर समुद्र में एक थियोसोरस तबाही मचा रहे थे। इस प्रकार से धरती पर और समुद्र में भी डायनासोर के युग की शुरुआत हो चुकी थी। इन डायनासोर ने धरती पर बहुत लंबे समय तक राज किया। इनमें भी डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां विकसित हुई। इनमें से कुछ 2 पाँव के तो कुछ 4 पाँव के हुए, कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी डायनासोर्स हुए। इस प्रकार ये दैत्याकार डायनासोर धरती पर करीब 16 करोड़ साल तक राज करते रहे, और उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर शब्द 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने दिया। यह ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है भयानक या शक्तिशाली। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पेंजिया कहते थे। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। अर्थ का रोटेशन, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते साउथ अफ्रीका अमेरिका से अलग हो गया था, जिसके चलते अटलांटिक महासागर सामने आया। इससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे समय के साथ साथ रेप्टाइल्स बर्ड में कन्वर्ट होते चले गए। इसके बाद धीरे धीरे समय के अनुसार मैमल्स डेवलप हुए। इनमें सेल्फ अवेयरनेस थी, सेंस था, जिसके कारण ये खुद में एडॉप्टेशन को डेवलप कर पाए, जिससे ये सभी संभव कंडीशंस में सर्वाइव करते चले गए। दूसरी तरफ मनुष्य बनने की प्रक्रिया में छोटे मैमल्स जीव तो बस सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे थे। ये जैसे तैसे अपने आप को उन खतरनाक डायनासोर से बचाने में लगे थे। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जो इस ग्रह के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। एक 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उल्कापिंड धरती से टकराई, और धरती के इतिहास ने एक नई करवट ली। इस उल्कापिंड के टकराने से चारों ओर आसमान में धूल के बादल छा गए। धूल के इन बादलों से लंबे समय तक सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण धरती का टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरने लगा। इस भयानक घटना से धरती पर रहने वाले जीव मरने लगे। इस प्रकार उस समय जमीन पर रहने वाले सारे डायनासोर्स मर गए, और यह इस धरती के इतिहास की सबसे सुखद घटना थी। जब इस धरती से डायनासोर का राज खत्म हुआ तो स्तनधारियों को यानी मैमल्स को आगे बढ़ने और विकसित होने का मौका मिला। वे अब खुलकर जी सकते थे। डायनासोर्स के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले एप यानी वानर एग्जिस्टेंस में आए। इस प्रकार आज से करीब 5 करोड़ साल पहले हमारे ये पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। ये वह समय था जब धरती बहुत गर्म हुआ करती थी। यहाँ तक कि नॉर्थ और साउथ पोल पर भी जंगल हुआ करते थे, और बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका और अमेरिका अलग अलग अस्तित्व में आए, लेकिन अभी भी नॉर्थ अफ्रीका यानी आज का इजिप्ट प्राचीन समुद्र के अंदर डूबा हुआ था। उस समुद्र के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे। उनके ये खोल समुद्र में कई सालों तक जमा होते चले गए, जिससे समुद्र में चूना और पत्थर बने, और बाद में मनुष्य ने इन्हीं से पिरामिड बनाए। फिर इसके बाद यानी आज से 1 करोड़ साल पहले धरती वह रूप ले रही थी जिसे आज हम देख रहे हैं। हमारी धरती का यह स्वरूप 1 करोड़ साल पुराना है। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाने लगी थी। हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी थी। इन्होंने न सिर्फ धरती को 2 हिस्सों में बांटा, बल्कि मौसम का मिजाज भी बदल दिया। हिमालय और इसके जैसी पर्वतमालाएं सूर्य की किरणों को दूसरी ओर जाने से रोकने लगी। इससे जहां धरती का एक हिस्सा गर्म तो दूसरा हिस्सा ठंडा होने लगा। पनामा का स्थल अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगा था। इसके बाद जब अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में उफान आ गया और दुनिया के आइस युग की शुरुआत होने लगी। हालांकि धरती के ठंडी होने के बावजूद हमारे वानर पूर्वज गर्म इलाकों में ही बने रहे, लेकिन धरती पर एक ऐसी वनस्पति उभरने लगी जो वानरों और पेड़ पौधों के वजूद के लिए खतरा बन गई थी। आज से 70 लाख साल पहले हमारे वानर पूर्वज पेड़ों पर बड़े मजे से रह रहे थे, लेकिन उनके आसपास के इलाकों पर घास फैलने लगी थी, जिसके कारण पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे थे।
हिंसक और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए वृक्षों पर रहने वाले जीव और वानरों के लिए यह एक नई चुनौती थी। पहले जहां वानरों का 1 या 2 परिवार एक ही वृक्ष पर रहता था, वहीं अब वृक्षों पर वानरों की यानी एप्स की संख्या बढ़ने लगी। इससे वानरों के बीच बेचैनी और सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हालांकि हमारे और अन्य जीवों के वजूद के लिए घास सबसे अहम वनस्पति साबित हुई। अफ्रीका में सवाना, यूरेशिया में नॉर्थ अमेरिका और अर्जेंटीना तक घास दुनिया में हर जगह थी। दुनिया के करीब हर इलाके में एक ही वक्त पर घास के मैदान नजर आए और एशिया के जंगल भी घास से भरने लगे थे। घास के मैदानों ने हमारे वानर पूर्वजों के जंगलों में घुसपैठ कर ली थी। पेड़ कम बचे और उनके बीच दूरी बढ़ती गई तो वानरों को उनके मुताबिक ढलना पड़ा। जब एक ही पेड़ पर बहुत ज्यादा वानर रहते थे तो उन्हें खाने की कमी होने लगी। उन्हें भोजन की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। इन वानरों को पेड़ से उतरकर लंबा सफर तय करना पड़ा। अब चूंकि 4 पैरों से चलने में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होने लगा तो इन्होंने स्वयं में कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एडॉप्टेशन को डेवलप किया। इन्होंने धीरे धीरे 2 पैरों से चलने की कला विकसित कर ली। इन वानरों के 2 पैरों से चलने के एडॉप्टेशन ने मानव विकास की नींव रखी और इस प्रकार से जंगलों में रहने वाले आदि मानव के क्रांतिकारी युग की शुरुआत हुई। मौसम, समय और परिस्थिति के अनुसार ये आदि मानव एडॉप्टेशन को डेवलप करते चले गए और लंबे समय के विकास के बाद अल्टीमेटली ये आज के मनुष्य बन गए। इस प्रकार से हमने देखा कि आज के मनुष्य तक आने में हमने लगभग 460 करोड़ साल लगाए। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ तक आने के बाद भी मानव का विकास रुका नहीं है। आज भी हम अपने शरीर में लगातार परिवर्तन किए चले जा रहे हैं। इस प्रकार से विकास कभी न खत्म होने वाली एक प्रोसेस है। अभी भी विकास के क्रम में मनुष्य को एक लंबी छलांग लगाना बाकी है। मानव विकास पर यह जानकारी हमारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मानव विकास की जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे वीडियो के नेक्स्ट अपडेट आपको मिलते चले जाएं।